देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, अकोला और नांदेड़ में रैली को करेंगे संबोधित। 30 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा और महायुति उम्मीदवार लेंगे भाग। देहरादून उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज प्रदेश ने 24 वर्ष किए पूरे, 25वें वर्ष में करेगा प्रवेश। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। दिल्ली की हवा बेहद खराब, 12 इलाकों में AQI 400 पार, अगले 3 दिन बहुत भारी। AMU अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच करेगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, जिसमें कहा था ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं। अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा आज से शुरू, 20 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना, ATS करेगी निगरानी। यूपी में शासन ने मांगे राज्य कर के सबसे भ्रष्ट अफसरों के नाम, सभी जिलों के जोनल आयुक्तों से मांगी गई सूची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लेगा। आपको बता दें, राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होंगे। देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश प्रसारित होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइंस में रैतिक परेड होगी, जिसमें राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह सैनी सलामी लेंगे। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे। सूचना विभाग की विकास पुस्तिका एवं पुलिस पत्रिका का विमोचन भी होगा। और ये उत्तराखंड से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लेगा। आज के दिन ये बड़ी जानकारी, राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज है और आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर लेगा। राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होंगे। आपको बता दें, देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश प्रसारित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइंस में रैतिक परेड भी होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम धामी रैतिक परेड में प्रतिभाग करेंगे। पुलिस लाइन में होगा रैतिक परेड कार्यक्रम। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, आज 25वें वर्ष में प्रवेश करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश करेगा। सीएम धामी रैतिक परेड में प्रतिभाग करेंगे। पुलिस लाइन में होगा रैतिक परेड का आयोजन। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़ गए हैं। अंकित, आज उत्तराखंड 25वें वर्ष में प्रवेश करेगा। सबसे पहले तो क्या कुछ नजारा, क्या जानकारी आपके पास इस कार्यक्रम को लेकर, अंकित? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड राज्य आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।
बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित जो हमारी विधानसभा है ग्रीष्मकालीन वहां पर झंडारोहण करेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री आज इस अवसर पर कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून के शहीद स्मारक पहुंच करके यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री करीबन 10 बजे के करीबन पुलिस लाइन देहरादून पहुंचेंगे। यहाँ पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया है, तो इस कार्यक्रम में भी सीएम बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से पूरी सादगी के साथ पूरे उत्तराखंद में स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। चूंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही अल्मोड़ा में एक दुखद बस हादसा हुआ था जिसमें 36 यात्रियों की जान चली गई थी। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ी ही सादगी के साथ इस कार्यक्रम को, इस स्थापना दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ चूंकि हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के साथ उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी कि पहाड़ों का विकास होगा, पहाड़ों में जो विकास कार्य हैं वो और तेज गति से होंगे, उत्तराखंड की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, रोजगार की व्यवस्थाएं, इन सभी में उत्तराखंड वासियों को लाभ होगा। तो निश्चित ही जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो उनका कहना है कि हम कुछ हद तक तो आगे बढ़े, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो निश्चित ही सरकार अपनी तरफ से दावे जरूर कर रही है, लेकिन अभी जो उम्मीद इस राज्य के गठन को लेकर के थी, उन उम्मीदों पर उत्तराखंड अभी खरा नहीं उतर पाए। आगे देखना होगा कि उत्तराखंड का सफरनामा किस तरीके से आगे बढ़ता है। बिल्कुल अंकित, और आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जानकारी ये भी है कि पीएम मोदी खुद वीडियो माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और कौन कौन शामिल होगा, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, इस कार्यक्रम को लेकर और क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। कई दफा वो केदारनाथ धाम आ चुके हैं, पूजा अर्चना में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा उनका एक संदेश जो है वो कार्यक्रमों में प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ ही उत्तराखंड के राज्यपाल भी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम राज्य के विधायक हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये सब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और सभी संकल्प लेंगे कि राज्य को आगे विकास की गति बढ़ाई जाए, राज्य के विकास में और तेज गति लाई जाए। इस संकल्प के साथ सरकार कार्य करेगी। ये तमाम कार्यक्रम जो है आज आयोजित किए गए। बिल्कुल, और जिस तरीके से रिजर्व पुलिस लाइन में रैतिक परेड होगी, इस परेड को लेकर क्या जानकारी अंकित? बिल्कुल, रैतिक परेड का आयोजन पुलिस लाइन देहरादून में किया गया है। एक भव्य रैतिक परेड यहाँ पर आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे इस रैतिक परेड में प्रतिभाग करेंगे, परेड की सलामी लेंगे। इसके अलावा पुलिस के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीजीपी अभिनव कुमार समेत एसएसपी देहरादून अजय सिंह और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस रैतिक परेड में मौजूद रहेंगे। इस रैतिक परेड के माध्यम से जो एक तरफ जहां हम सुरक्षा की भावना को देखेंगे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और निश्चित ही उम्मीद ये की जा रही है कि इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा प्रदेशवासियों के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम में सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा अंकित। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी, हमारे दर्शकों को बताएं। तन्वी, अपना एक बार सवाल दोहरा दीजिए। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से सूचना विभाग की विकास पुस्तिका एवं पुलिस पत्रिका जो है उसका विमोचन भी किया जाएगा आज के कार्यक्रम में, इसको लेकर क्या जानकारी अंकित? बिल्कुल, कार्यक्रम में सूचना विभाग की ओर से जो विकास पुस्तिका है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य ने क्या कुछ उपलब्धि हासिल करी है, ये तमाम बातें जो है वो उस विकास पुस्तिका में आगे रखी गई है। अब चूंकि 25वें वर्ष में हमारा उत्तराखंड आ रहा है, तो ऐसे में सरकार की आगे क्या कुछ परियोजनाएं हैं, क्या कुछ योजना है, क्या संकल्प है सरकार का, इन तमाम संकल्पों को उस पुस्तिका में जगह दी गई है। मुख्यमंत्री आज इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं और निश्चित ही सरकार इसके आधार पर कार्य करेगी, इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही है। और जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज के कार्यक्रम के जरिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी करेंगे, इसको लेकर अगर आप कुछ पॉइंटर वाइज हमारे दर्शकों को बता पाए, कौन सी वो बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड वासियों के लिए होंगी अंकित?
देखिए तन्वी, अलग अलग वर्गों को मुख्यमंत्री के इस भाषण से काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री संभवतः महिलाओं को लेकर के कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार अभी महिला नीति पर कार्य कर रही है। संभवतः इससे जुड़ा हुआ कोई घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार क्या काम कर रही है और आगे किस तरीके से इनको रोजगार से लाभान्वित किया जाए, इस दिशा में सरकार कुछ घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ राज्य की जो स्वास्थ्य सेवा है उसको और बेहतर करने के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। आज संभवतः इससे जुड़ा हुआ कोई जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था, उत्तराखंड के विकास को लेकर के तमाम जो बड़ी परियोजनाएं चल रही है, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जनता को जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और निश्चित ही सरकार आगे किस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, उत्तराखंड को सरकार कहाँ ले जाना चाहती है, नशा जो एक बहुत बड़ी विकृति हमारे समाज में है, इसको किस तरीके से सरकार दूर करेगी, इन तमाम बातों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपने संबोधन में इन सभी बातों को जगह देंगे और कोई बड़ी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इस तरीके की उम्मीद भी पूरा प्रदेश लगाए बैठा है। बिल्कुल अंकित, जानकारी ये भी है कि 47 राज्य आंदोलनकारियों को भी सीएम सम्मानित करेंगे। बिल्कुल, जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री आज राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य हमें मिला है और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। इन तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो उनका योगदान है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां पर कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 25वें वर्ष में प्रवेश करेगा उत्तराखंड। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड करेगा प्रवेश। देश की बात में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदर्शनी की आड़ में चल रहा वैरायटी शो। आपको बता दें, नुमाइश को बताया जा रहा है वैरायटी शो, वायरल हो रहा है। वैरायटी शो में अश्लील डांस हो रहा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अहमदगढ़ थाने से पास की जा रही मनमानी, आयोजकों ने नहीं ली है परमिशन और परोस रहे अश्लीलता। आपको बता दें, बीते 5 दिन से ये संचालित हो रहा है अनाधिकृत डांस। थाना पुलिस पर लग रहे मनमानी कराने के आरोप। ये बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां थाना पुलिस पर मनमानी कराने के आरोप लग रहे हैं और करीब बीते 5 दिन से ये संचालित हो रहा है अनाधिकृत डांस। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आयोजकों ने नहीं ली है परमिशन और परोस रहे हैं अश्लीलता। अहमदगढ़ थाने से पास की जा रही मनमानी। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये वायरल हो रहा है वैरायटी शो में अश्लील डांस। और देखिए, नुमाइश को बताया जा रहा है वैरायटी शो। वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो वायरल हो रहा है। और देश की बात में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बड़े फैसले का ऐलान किया है जो दुनिया भर के देशों के लिए मिसाल बन सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जिसे लागू होने के बाद देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने गुरुवार को बड़े फैसले का ऐलान किया है जो दुनिया भर के देशों के लिए मिसाल बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जिसके लागू होने के बाद देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस कानून के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी उठानी होगी कि 16 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे इनका इस्तेमाल न कर सकें। ऑस्ट्रेलिया के राज्यों और क्षेत्रों ने शुक्रवार को इस नेशनल प्लान पर अपनी सहमति जताई। भारत में अभिभावकों और शिक्षकों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में की जा रही इस पहल को अच्छा कदम बताया है।
का जो युवा है, और खासकर ये कच्ची मिट्टी बोलते हैं इनको, ये जो उम्र होती है 16 साल से नीचे वाली, ये एक ऐसी एज है जिसमें बच्ची का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को लेके, अपनी पढ़ाई को लेकर के होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाने लग जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो आप अपने विषय से भटक जाते हैं। मुझे लगता है कि भारत में भी हमें विद्यार्थियों के भविष्य को सोचते हुए इस दिशा में बिल्कुल यही इसी तरीके से कदम उठाने चाहिए। और 16 वर्ष में बिल्कुल बैन करना सही है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि टीनेज जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है उसी एज ग्रुप में होता है। सेल्फ वर्थ है, जो उनका सेल्फ एस्टीम है, वो उसी एज ग्रुप में डेवलप होता है। तो जब आजकल जो सोशल मीडिया के हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे साइबर बुलिंग हो गया या हैरेसमेंट हो गया, या उनमें सेल्फ वर्थ को लेके जो नेगेटिविटी पैदा हो रही है, तो वो उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कुछ बच्चों ने भी प्रतिबंध का समर्थन किया और सुझाव दिया कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल रिसर्च और पढ़ाई से जुड़ी चीजों के लिए किया जाना चाहिए। I think it should be implemented in India for some extent, because nowadays kids are like fully based on phones and they are gaming, being influencer in such a young age. It shouldn't be the reason for using phone. The phone should be used only for the research purpose and educational purpose, because when we were on the same age, we were doing only for research and education purpose. So kids now should also focus on education first. बुलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक वी सी इंस्टाग्राम पे भी होती रहती है, और बहुत ज़्यादा लाइक वो केसेस भी आते हैं ना, लाइक ओमेगल भी बैन हो गया ड्यू टू स्मॉल एज यूथ जा रहे हैं वहाँ पे एंड अडल्ट चीज़ें हो रही है। सो आई थिंक इट कैन बी अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। हाँ, आना तो चाहिए, क्योंकि अभी के जो यूथ है, अभी जो आगे के हमारे भी आगे जो है अल्फा जेनजी कुछ है, अल्फा, हाँ, तो वो बहुत फ़ोन से एडिक्टेड ही है, लाइक टैबलेट किड्स बोलते हैं उन्हें। सो आई थिंक लगना चाहिए रूल। मैं समझती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो ऐसा किया है उन्होंने ठीक ही किया होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के बहाने वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और फ़ोन लेते हैं, तो उन फ़ोन में वो यही सब चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा वो ज्ञान की चीज़ें नहीं देख पाते हैं फ़ोन में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऐसा करके ठीक किया है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में भी बच्चे आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बैन हो जाना चाहिए ये सब कुछ। 12 साल के नीचे के बच्चों को तो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना चाहिए, ताकि वो उनका फिर मानसिक संतुलन बिगड़ता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता उनका, फ़ोन में लगे रहते हैं। खासकर बच्चे फ़ोन चलाओ तो, पर वो लोग पढ़ाई के लिए भी यूज़ करें फ़ोन पर। वो लोग ज़्यादा रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि पूरी तरह से प्रतिबंध बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बेहतर तरीके से नहीं रोक पाएगा। उनके मुताबिक ये उन्हें न सिर्फ इसका ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए उकसाएगा, बल्कि प्रतिबंधों से बचने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। In today's world, banning does not exist. You can ban within your territorial boundaries, but it's of no consequence. Why? Because internet has made geography history, and people sitting in your own jurisdiction using virtual private networks and other technologies can go ahead and view the banned websites. Also, now the more you ban, the more you increase the traffic to the banned website or the banned platform. So banning clearly is a non-workable proposition, but Australia has actually gone in that direction. The important thing will have to be seen is how will Australia implement it. प्रौद्योगिकी और बाल कल्याण से जुड़े क्षेत्रों में महारत रखने वाले 140 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को लिखे एक ओपन लेटर में हस्ताक्षर किए थे। इसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर उम्र सीमा का विरोध करते हुए इसे खतरों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए बहुत ही कमजोर जरिया बताया था। इसी तरह भारत में भी कई लोग सोशल मीडिया के फायदों का जिक्र करते हैं और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बजाय इसके इस्तेमाल पर निगाह रखने की वकालत करते हैं। पूरी तरह से बैन के तो मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि कुछ इसके फायदे भी है, बच्चों को पढ़ाई में, कुछ ज्ञानवर्धन में भी काम आता है। लेकिन ये पेरेंट्स डिसाइड करें कि कितना वो चलाएं, कितनी देर चलाएं, क्या चलाएं। ये इस तरह का कोई ना कोई एक सिस्टम डेवलप होने की किया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। सोशल मीडिया की कई साइट्स होती हैं जो एजुकेशनल साइट्स हैं, उसको तो
बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गलत साइट्स हैं उनको जरूर उसमें लगाम लगनी चाहिए। मेरा यही है कि अगर मान लो अगर व्यक्ति अगर इससे कुछ पढ़ना चाहता है या सीखना चाहता है तो उसका सोशल मीडिया से फायदा भी उठाना चाहिए, लेकिन गलत रास्ते पे जा रहा है तो उस पर चेकिंग होनी चाहिए। ये विधेयक 18 नवंबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई संसद के इस साल के आखिरी 2 सप्ताह के सेशन के दौरान पेश किया जाएगा। कानून पास होने के 12 महीने के बाद ये उम्र सीमा लागू कर दी जाएगी। इससे एक्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों को वक्त मिलेगा और वो 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को इनका इस्तेमाल करने से रोकने के तरीके ढूंढ सकेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 5 की मौत और इस हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। फिरोजाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई। ये अहम जानकारी आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, जहां मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहे थे सभी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। आपको बता दें, थाना नसीरपुर क्षेत्र के माइलस्टोन 49 की ये घटना। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया है और सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों ने घायलों का हालचाल भी लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को रेफर किया गया है। फिरोजाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सूचना मिली थी इन लोगों को कि नसीरपुर कट के पास जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उस पर कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ कैजुअलिटी हुई है। तत्काल थाना पुलिस और आसपास की फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुँची और जो भी मौके पर जो इंजर्ड थे वो तेजी से एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। इसमें शुरुआती उसमें 5 लोगों की अब तक डेथ हुई है। जो लोग 6 लोग इंजर्ड थे उसमें से कुछ लोग 5 लोगों को यहाँ से रेफर भी किया गया। ये जानकारी हुई है कि ये लोग मथुरा से और लखनऊ वापस जा रहे थे। इनका ड्राइवर था, उसने रास्ते में किसी स्थान पर खाना खा के कुछ शराब इत्यादि का सेवन संभवतः किया और क्योंकि जो गाड़ी पहले से वहाँ खराब हुई थी और जिसको उन्होंने अथॉरिटी एक्सप्रेस के वालों उन्होंने इसका वाटर मार्किंग भी वहाँ पर कर रखी थी। उनके वाटर बैरियर लगे हुए थे। इसके बाद भी इसमें पीछे से उसकी गाड़ी में टक्कर मारी। निश्चित रूप से ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ये 5 के 6 लोग हैं उनका भी उपचार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वालों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। एलएनजेपी हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक के मुताबिक इमरजेंसी में सांस के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वालों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक के मुताबिक इमरजेंसी में सांस के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। हमने देखा है कि AQI लगातार 300 से 400 के बीच में चल रहा है दिल्ली में और हमारे यहाँ पर जो इमरजेंसी विजिट्स हैं पेशेंट्स की कैजुअलिटी में हमारे यहाँ पे उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है और प्रतिदिन हमारे पास 20 से 25 पेशेंट कैजुअलिटी में आ रहे हैं और ओपीडी में काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे ENT में भी आ रहे हैं और बच्चों में भी काफ़ी सारे जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, एस्थमा और रेस्पिरेटरी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके ओपीडी में, बच्चों के ओपीडी में और बच्चों की इमरजेंसी में भी संख्या बढ़ी है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं, वकीलों और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के ग्रुप ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। Every day we are cutting 5 trees an hour in a city that is choking, which is the most polluted. So this should not be acceptable, and that is why citizens have brought in. These are ordinary citizens who have brought these kind of cases to the courts.
to actually, showing their trust on the judiciary, almost begging them for our children and their future and health. It's not an environmental issue. The air that we are breathing, this is not an environmental issue. It's a major health issue. It's a national health emergency. It's a crisis. Well, I will talk about the life which is protected under Article 21. Now, if we do not have life, and life is given by the trees, if we cut down trees, we lose everything. Our foremost right is to protect the trees. We can compromise on our buildings, we can compromise on construction of roads, but we cannot compromise on cutting down trees. No trees, no life. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली की प्रदूषित हवा में काम करते समय उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। बेकार पॉल्यूशन हो रही है, एकदम परेशानी हो रही है, घुटन भी होती है। ज्यादा सड़क पे अभी धूल मट्टी, इतनी पेड़ भी नहीं है, पेड़ भी काट दिए जाते हैं जो थोड़ा बहुत पेड़ों से भी वो है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिक्कत होती है हमारे को काम करने में, धूल मट्टी बहुत ज्यादा। हम सुबह लगते हैं 7 बजे लगते हैं, 8 बजे, वो 6 बजे 6:30 बजे लगते हैं, हमारी ड्यूटी है यहाँ। और उसके बाद में हमारे को 2-2:30 बज जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं प्रदूषण से। शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे दिल्ली का एवरेज AQI 389 था, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। शहर भर के कई स्टेशनों पर AQI 400 के पार था, जो सीरियस कैटेगरी में आता है। देश की बात में आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दलित ग्राम प्रधान व पुत्र पर दबंगों का हमला। आपको बता दें, चकमार्ग पटवाते समय मनवर दबंगों ने किया हमला, गाली गलौज के बाद मारपीट भी की गई है। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पिता पुत्र ने SP से मिलकर शिकायत की। आपको बता दें, महबूबाबाद कोतवाली के मोहम्मदपुर कदीम गांव का ये मामला। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं। जहां दलित ग्राम प्रधान व पुत्र पर दबंगों का हमला। चकमार्ग पटवाते समय मनवर दबंगों ने किया हमला। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गाली गलौज के बाद मारपीट भी की गई है और 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पिता पुत्र ने SP से मिलकर शिकायत की। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महमूदाबाद कोतवाली के मोहम्मदपुर कदीम गांव का ये मामला। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दलित ग्राम प्रधान व पुत्र पर दबंगों का हमला। आपको बता दें, चकमार्ग पटवाते समय दबंगों ने किया हमला, गाली गलौज के बाद मारपीट भी की गई। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें, आज झारखंड के चुनावी दौरे पर हैं राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी झारखंड में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। राहुल गांधी झारखंड में करेंगे चुनावी रैली और रोड शो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी डाल्टनगंज और हजारीबाग में करेंगे चुनावी जनसभा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का आज जमशेदपुर में प्रस्तावित है रोड शो। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज झारखंड के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी। आपको बता दें, झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण के लिए
20 नवंबर को वोटिंग होगी और उससे पहले आज झारखंड के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी हैं। आज वो चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे आज झारखंड में राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज झारखंड में चुनावी रैली और रोड शो करते नजर आएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी डाल्टनगंज और हजारीबाग में करेंगे चुनावी जनसभा। आपको बता दें, राहुल गांधी का आज जमशेदपुर में प्रस्तावित है रोड शो। देश की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले साल यानी जनवरी से शुरू होने वाले संसार के सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रयासों के तहत स्थानीय अधिकारियों ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ अगले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होगा। इस महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शहर के अधिकारियों ने अभियान की शुरुआत की है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छठ पूजा अनुष्ठानों के लिए संगम घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और सफाई बनाए रखने का संदेश देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नाटक का आयोजन किया। इस बार हम महाकुंभ को और अपनी पावन प्रयागराज की धरती को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। उसी कड़ी में यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम हुए थे, जो कि जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम हुए थे। पूरे शहर में अब ये कार्यक्रम फैलेंगे। राजधानी लखनऊ, जहां गोमती रिजर्व मेले में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिक से अधिक पुस्तकों के अध्ययन करना, मुझे बताएंगे फिर इसके बारे में, उसको मनन करना और जो अच्छी बातें हो उसको अपने जीवन में आचरित करना, ये सभी बच्चों के लिए है। जितना समय आप बच्चे अपने स्मार्टफोन, टैबलेट में लगाते हैं या टेलीविजन देखने में लगाते हैं इनके साथ में, उसमें से अगर आधा समय निकाल कर आप अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम के पुस्तकों के साथ साथ कुछ अच्छी रोचक पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। और मुझे अच्छा लगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के साथ मिलकर के पुस्तक मेला लगाया है। और मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि हर स्कूल के बच्चे यहाँ पे पुस्तक मेला में जरूर आए, जिससे देश का सबसे बड़ा पुस्तक मेला बन सके। क्योंकि मेरे साथ भारत माता की, चलेगा नवंबर से 17 नवंबर तक भारत माता की आपको प्राप्त हो। देखिए, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। ये पुस्तक मेला है, हर विद्यार्थी, हर छात्र, हर बालक और बालिका एक एक पुस्तक जरूर खरीदेंगे। पुस्तक का अधिक से अधिक अध्ययन करना, उसको पढ़ना, उसको मनन करना और जो अच्छी बातें हो उसको अपने जीवन में आचरित करना। जितना समय आप बच्चे अपने स्मार्टफोन, टैबलेट में लगाते हैं या टेलीविजन देखने में लगाते हैं, उसमें से अगर आधा समय निकाल करके आप अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम के पुस्तकों के साथ साथ कुछ अच्छी रोचक पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। और मुझे अच्छा लगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के साथ मेला लगाया है। और मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि हर स्कूल के बच्चे यहाँ पे मेला में जरूर
ये देश का सबसे बड़ा पुस्तक मेला उनसे मिलकर आप सबको कैसा लगा चलेगा 9 नवंबर से 17 नवंबर तक लंबे समय के लिए जो आयोजन है इसका लाभ आपको प्राप्त हो। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपनी जगह पर बैठ जाइए आप लोग। उस पर आपने अभी एक नाटक जो आप देख रहे हैं ना, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। नमस्कार, जय हिंद। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा गोमती रिवर फ्रंट पार्क में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच समारोह जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए, वो समय निकालकर आप सबसे मिलने आए। सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री एवं सीनियर ब्यूरोक्रेट श्री अवनीश। चलिए, एक ताली, दो, एक, दो। उनसे मिलकर आप सबको कैसा लगा उसमें एक बार जल्दी से स्टैचू बना लीजिए। चलिए, 5, 4, श्री युवराज जी मौजूद हैं। एक बार तालियों के साथ सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत कीजिए। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जहां हर गलियारे में साहित्य और अदब की खुशबू है। यहाँ की हवाओं में कविता और शायरी का असर एक साथ महसूस होता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक इतिहास लिखने वाले लेखकों में मिश्र बंधु विनोद से लेकर अमृतलाल नागर और दूरदर्शन का पहला धारावाहिक लिखने वाले साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी तक का लखनऊ की माटी से गहरा संबंध रहा है। संस्कार और अदब की सनूठी नगरी में गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन एक नई रचना का आरंभ है, जो न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोएगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान का उपहार भी देगा। पुस्तकों की महत्ता को समझना, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने बीते कल और आने वाले कल को समझना और सहेजना है। यही प्रयास है शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्था राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का। गोमती पुस्तक महोत्सव शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का क्षेत्रीय आयोजन है। इस वर्ष ये तीसरा संस्करण है, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं यूपी सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार आयोजित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। अवस्थी जी, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और यूपी सरकार के विभिन्न उपक्रमों के लिए आप बजा दीजिए। मिलिंद सुधाकर मराठे जी और इस विशेष अवसर पर हम सबसे पहले मंच पर उपस्थित आदरणीय के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं। तो गोमती पुस्तक मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। उन्होंने बच्चों से अच्छी और रोचक पुस्तकें पढ़ने को कहा। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में आज यानी 9 नवंबर से 17 नवंबर तक ये मेला लगेगा, पुस्तक मेला। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल खारिज करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 जजों की एक नई बेंच का भी गठन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल खारिज करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 जजों की एक नई बेंच का भी गठन किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने 1967 के उस फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे केंद्रीय कानून के जरिए बनाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बेंच ने 4-3 के बहुमत से एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। Supreme Court judgment, na, we also honor that. That's all. No other comments. So Supreme Court said Supreme Court said now the 3 judges bench will be decide the minority status. How do you see this? Because a long fight you have fight. No, they have not said anything about AMU. So we will just wait. We will discuss with our legal experts. We will examine and then not in a position to say anything right now. So are you satisfied with the Supreme Court judgment today's judgment? Are you satisfied with Supreme Court today's judgment? They have not said anything about Aligarh Muslim University. 1967 में एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। हालांकि जब संसद ने 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन किया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा फिर से मिल गया। जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके तहत एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके अलावा एएमयू प्रशासन ने इसके खिलाफ एक अलग याचिका दायर की थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने यूपीए सरकार की ओर से दायर की गई याचिका को वापस ले लिया है। तब नई याचिका में भाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि ये केंद्र सरकार के फंड से चलता है। सुप्रीम कोर्ट में जो मेन जो वजह थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आड़े आ रही थी, वो एक अजीज बाशा का जजमेंट था। अजीज बाशा के जजमेंट के ऊपर ही डिसाइड करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करा था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि वो जो मेन जो चीज जो थी, जो फाउंडेशन जो मेन थी, आज वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी, उसको ओवररूल कर दिया है ऑनरेबल 4 जजेस की बेंच ने। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो एएमयू के फेवर में आई है। चूंकि 7 जजेस के सामने रेफरेंस लिमिटेड था, ये रेफरेंस के सामने सवाल नहीं था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप डिक्लेयर करें वो माइनॉरिटी है कि नहीं है, लेकिन हाँ, उसके डिक्लेयर करने के लिए अब रास्ते काफी साफ हो गए हैं जो नॉर्मल बेंच डिसाइड करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड सेड दैट द पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर to overrule the Supreme Court judgment of 1967. With that impediment removed by the Supreme Court, the 1981 becomes valid, and in 1981 the Parliament has explicitly said that Aligarh Muslim University was established as an institution of their choice by Muslims of India, and it was merely incorporated by the Parliament or the Governor General in Council. जो सबसे बड़ा इशू है वो है अजीज बाशा। अजीज बाशा जो है हमारे सालों से जो है पीछे पड़ा हुआ था, आज उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत ने 4 जजेस की बेंच ने जो है उसको ओवररूल कर दिया। अब अजीज बाशा के ओवररूल होने के बाद अभी एएमयू का स्टेटस क्या है सर? देखिए, एएमयू का स्टेटस 1981 के एक्ट की जो पोजीशन थी वही है। डिसाइड तो तभी होगा जब हम रेगुलर बेंच में जाएंगे और बहस होगी। उम्मीद ये है कि हम वहां से भी जीत कर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम धार्मिक नेता काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके फैसला दिया गया है और भी 3 जजेस की बेंच उम्मीद है कि आगे फैसला सुनाएगी, तो वो फैसला बहुत अच्छा सुनाएगी। और माइनॉरिटीज़ के अपने राइट्स होते हैं, माइनॉरिटीज़ के अपने इख्तियारात होते हैं। वो सारे इख्तियारात को मैं उम्मीद करूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के फेवर में सुनाएगी और एएमयू जो है इस सिलसिले में जो भी फैसले लेगा वो अच्छे फैसले लेगा और माइनॉरिटी के हक में लेगा। हम ये समझते हैं कि इससे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थी वो इंशाल्लाह दूर होंगी। और जो ये बात कही है कि रेगुलर बेंच के सामने ये मामला रखा जाए कि वेदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटीज और नॉट, तो ये तो एक हम लोगों के पास मोर देन इनफ एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने खुद
मुसलमानों की तालीम के लिए और मुसलमानों के डोनेशन और चंदे से कायम की थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला करने के अलावा अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए मामले को रेगुलर बेंच के सामने ले जाने को कहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की नई बेंच सुनेगी। रुक करते हैं खबरों का और अब खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां खेत में नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। आपको बता दें, धान कटाई के दौरान किसान ने देखा और नरकंकाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया नरकंकाल। मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम जांच के साक्ष्य जुटाने में जुटी है। बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष का बताया जा रहा है ये खेत, और सोहरामऊ थाना क्षेत्र के भजन खेड़ा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। उन्नाव से अहम जानकारी, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया नरकंकाल। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, साक्ष्य जुटाने में जुटी। ये बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष का ये खेत बताया जा रहा है। उन्नाव से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खेत में नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। धान कटाई के दौरान किसान ने देखा नरकंकाल। ये बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। जहां खेत में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मचा। आपको बता दें, धान कटाई के दौरान किसान ने देखा नरकंकाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ गए हैं। अरुण जी, जिस तरीके से खेत में नरकंकाल मिला है, अभी तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, ये सोहरामऊ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक किसान जब धान की कटाई कर रहा था, हालांकि ये उस किसान का खेत नहीं था, उसने ठेके पर ये खेत ले रखा था। और अगर बात करें इस खेत के मालिक की, तो ये खेत जो उन्नाव की जिला पंचायत अध्यक्षा है शकुन सिंह जी, उनका बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में शकुन सिंह जी की तरफ से जो बात कही जा रही है, उसमें यही कहा गया कि हमने अपना खेत बटाई पर और ठेके पर दे रखा था, और जो किसान इस खेत पर खेती कराता था, उसके द्वारा सोहरामऊ पुलिस को सूचना दी गई थी कि हम अपने खेत पर काम कर रहे थे, जहां पर इस तरीके का एक नरकंकाल मिला है। जिसके बाद फॉरेंसिक टीम और सोहरामऊ पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, और उस नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम आज होना है उस नरकंकाल का, उसके बाद आगे की जो स्थिति होगी, जो जांच होगी, उस पर पुलिस का बयान आएगा। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से भी केवल यही बताया गया है कि इस नरकंकाल का पोस्टमार्टम के बाद जांच आगे जारी रहेगी, और जो नए तथ्य इसमें शामिल होंगे उसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेत में नरकंकाल मिला। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष का ये खेत बताया जा रहा है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।